नमस्कार, मैं हूं श्रुति श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सप्ताह का सबसे चर्चित और दमदार शो खबर में दम है। आज सबसे पहले बात भजनलाल कैबिनेट के उस फैसले की होगी जिस पर सूबे का सियासी पारा चढ़ गया है। सरकार ने अव्यावहारिक बताते हुए गहलोत राज के बनाए 9 जिलों पर कैंची चला दी, जिस पर कांग्रेस स्वाभाविक रूप से हमलावर है और जिसके बाद सूबे के सबसे बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन की होगी जिसका अब तक कोई नतीजा नहीं निकला। 7वें दिन भी बोरवेल में फंसी है मासूम नहीं निकाली जा सकी और आखिर में बात भांकरोटा हादसे में छिपे सबक की होगी। बड़ा ऐलान, मचा घमासान। जी हां, भजनलाल कैबिनेट ने बड़ा निर्णय लेते हुए गहलोत सरकार में 9 गठित जिलों में से 9 जिले और 3 संभाग खत्म कर दिए हैं। सरकार ने कहा कि यह निर्णय वित्तीय संसाधनों के उचित उपयोग और जनसंख्या के संतुलन को ध्यान में रखते हुए लिया गया, लेकिन कांग्रेस इसे राजनीतिक प्रतिशोध से लिया गया फैसला बताते हुए आंदोलन खड़ा करने की बात कह रही है। इसी पर देखिए ये रिपोर्ट। भजनलाल सरकार का धमाकेदार ऐलान। नवीन जिलों जो बनाए गए हैं उनको हम नहीं रखेंगे, उन जिलों की अभी आवश्यकता नहीं है और जो हमारे 3 संभाग बने हैं उनकी भी आवश्यकता नहीं है। नए जिलों पर चली कैंची, मचा कोहराम। और हमारी सरकार कांग्रेस की सरकार आएगी और 101% मैं पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के नाते कहना चाहता हूं, ये जिले पुणे बनेंगे और वहां की जनता को हम वापस सौगात देने का काम करेंगे। तीन संभाग और 9 जिलों पर चली कैंची। प्रदेश में 42 जिले, 7 संभाग। भजनलाल कैबिनेट ने बड़ा फैसला लेते हुए ऐलान किया है कि पूर्ववर्ती गहलोत सरकार के अंतिम दौर में बने 9 नए जिले और 3 संभाग अब नहीं रहेंगे। सरकार ने दूदू, केकड़ी, शाहपुरा, निमकाथाना, गंगापुर सिटी, जयपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण, अनूपगढ़ और सांचौर जिले खत्म कर दिए। बांसवाड़ा, सीकर और पाली संभाग को भी समाप्त कर दिया है। इस संबंध में समीक्षा करने हेतु जो हमारी समिति बनाई थी, हमारी जो एक्सपर्ट कमेटी बनाई थी, उनकी जो रिपोर्ट आई उनके आधार पर हमने तय किया है कि नवीन जिलों जो बनाए गए हैं उनको हम नहीं रखेंगे, उन जिलों की अभी आवश्यकता नहीं है और जो हमारे 3 संभाग बने हैं उनकी भी आवश्यकता नहीं है। भविष्य में जब कभी भी सरकार ठीक लगेगी, जनता की मांग आएगी, कभी भी सरकार कर सकती है, इसमें कोई सरकार के ऊपर बंदिश नहीं है। इसलिए मंत्रिमंडल ने इस निर्णय के बाद अब राजस्थान में कुल 7 संभाग ही रहेंगे और 41 जिले ही रहेंगे, बाकी वाले जो उन्होंने बनाए हैं वो नहीं रहेंगे। नई सरकार के आने के बाद ही कांग्रेस को जिस बात की आशंका थी वो शनिवार को 100% सच साबित हो गई। और हमारी सरकार कांग्रेस की सरकार आएगी और 101% मैं पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के नाते कहना चाहता हूं, ये जिले पुणे बनेंगे और वहां की जनता को हम वापस सौगात देने का काम करेंगे। जिले और संभाग इसलिए इन लोगों ने खत्म किए कि कांग्रेस ने बनाए थे। कांग्रेस तो और भी बनाएगी, कांग्रेस इनको भी वापस बनाएगी। मैंने पहले भी कहा था कि अगर आपको लगता है कि हमने जिले ठीक नहीं बनाए, कोई आपको कमी लगती है, आप सीमाओं में संशोधन कर लीजिए। आपको लगता है हमें और जिले बनाने चाहिए, क्योंकि आज भी मैं मानता हूं राजस्थान के अंदर अगर आप भौगोलिक दृष्टि से इसको देखेंगे तो 5-7 जिलों की और आवश्यकता है। आप उनको बनाइए ताकि लोगों को त्वरित न्याय मिल सके, उनको विकास हो। देखिए, 1 साल लगा दिया निर्णय करने में, कुछ अंदाज लगा लीजिए कि कितने कंफ्यूजन उनके दिलो दिमाग के अंदर रहा है सरकार के। 1 साल ये काम तो कभी कर सकते थे, अगर यही करना था, बिना सोचे समझे ही करना था,
कभी कर सकते थे, क्योंकि राजस्थान इतना बड़ा प्रदेश है, देश के अंदर नंबर 1 प्रदेश है राजस्थान, दूरियां बहुत दूर दूर है। आपको बताते चले कि कांग्रेस राज में बनाए गए 17 जिलों और 3 संभागों का रिव्यू करके हाई लेवल एक्सपर्ट कमेटी ने अपनी रिपोर्ट 4 महीने पहले सरकार को सौंप दी थी। पवार कमेटी ने गहलोत राज के जिलों का रिव्यू करके हर नए जिलों की जरूरत, उसके मापदंडों पर खरा उतरने, प्रशासनिक जरूरत और उससे पड़ने वाली वित्तीय भार पर अपनी रिपोर्ट दी थी। कमेटी ने कई छोटे जिलों को जिले के मापदंडों के हिसाब से सही नहीं माना था। मिली जानकारी के मुताबिक कमेटी ने सीधे तौर पर जिले खत्म करने की सिफारिश नहीं की थी, लेकिन मापदंडों पर खरा नहीं उतरने का जिक्र करके तथ्यात्मक ब्यौरा दे दिया था। 45 विधायकों, 5 सांसदों सहित कई नेताओं ने कमेटी को सुझाव दिए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। सबसे मुश्किल रेस्क्यू, जी हां, जिस कवायद का कोई नतीजा नहीं निकले उसे भला क्या कहा जाए। प्रदेश के सबसे बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन का भी यही हाल है। कोटपुतली के बड़ियाली ठाड़ी में 170 फीट गहरे बोरवेल में गिरी चेतना को 7वें दिन भी बाहर नहीं निकाला जा सका और इसलिए चेतना को लेकर अब उसके परिजनों और ग्रामीणों की उम्मीदें टूटने की कगार पर हैं। देखिए रिपोर्ट। सूबे के सबसे बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन का नतीजा 0। डेली नए प्लान, सब हुए नाकाम। प्लान बी ने तोड़ा दम, अंधी सुरंग में फंस गया रेस्क्यू ऑपरेशन। बिल्कुल लापरवाही की जा रही है। मेरी बच्ची ने अभी तक निकाल कर लिया। भला कौन उस माँ के दर्द का अंदाजा लगा सकता है जिसके 3 साल की मासूम उसके उम्मीदों के उजाले में रहने के बदले अंधेरी सुरंग में फंसी हो और नन्ही सी जान को निकालने के तमाम दावे मुंह के बल गिरते जा रहे हों। बस अभी निकाला जा, थोड़ी देर में अभी तक वागी थोड़ी देर ही कौन कहा जाता है कि माँ की गुहार में बहुत ताकत होती है, इतनी कि मौत के जबड़े से भी अपनी संतान को खींच लाए। लेकिन एक माँ की गुहार तमाम कोशिशों के बावजूद ओहदेदारों के कानों तक नहीं पहुँच रही। और अगर कलेक्टर मैम की अब बेटी होती तो क्यों इतना दिन तक वह उनका अंदर ही रह देती। थोड़ी सी भी कन्या के प्रति रहम को ना। बेशक कोई किसी की किस्मत का दुख अपने माथे नहीं ले सकता, हर एक को अपनी किस्मत के अंधेरे से खुद ही लड़ना पड़ता है। लेकिन मुश्किल वक्त में पीड़ित के साथ खड़ा होकर उसे ढांढस बढ़ाया जा सकता है, दिलासा दी जा सकती है, एहसास तो कराया ही जा सकता है कि दुख की घड़ी में वो अकेला नहीं। लेकिन अफसोस, इस माँ से किसी ने बात तक करने की जहमत नहीं उठाई। लड़की की मम्मी है, लड़की के पापा बाहर है, नहीं तो इसने खाना खाया, नहीं पानी पिया, रो रो के बुरा हाल कर रखी है। कलेक्टर साहिबा बाहर आती है। फर्स्ट बात तो ये कि लड़की को गिरे हुए 3 दिन हो चुके थे, उसके बाद रात को 12 बजे वो यहाँ पहुँचती है। आकर कम से कम उसका पहला फर्ज ये था कि परिवारजनों से मिलके, उस बच्ची की माताजी से मिलके उसको सांत्वना देती। आपकी बच्ची को सकुशलम बाहर निकालने में पूरा योगदान देंगे, नहीं देंगे, जो भी थी उससे बात तो करनी चाहिए थी ना। कलेक्टर साहिबा यहाँ आती है, सुबह आती है आधे घंटे, शाम को आती है आधे घंटे, अपने ऑफिस जाके सोती है। रात को उसको प्रशासनिक अधिकारी ये और बोलते कि बेचारी थक गई, वो सो गई। क्या कर रही है, या जमीन वार रही थी क्या, वो सो गई हो, क्या करती, आके उसके लिए कुर्सी डाल दी जाती है, बैठ जाती है। जब तक वो नहीं आए काम स्टार्ट नहीं होगा। परिवार वालों को ये नहीं पूछा कि आप किस कंडीशन में हो, हम आपकी बच्ची को सकुशल बाहर निकालेंगे या नहीं निकालेंगे। चेतना जमीन के 150 फीट अंदर फंसी हुई है, जिसे निकालने के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, स्थानीय प्रशासन, रेड माइनर्स,
देसी जुगाड़ वाले तमाम एक्सपर्ट्स लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक प्रदेश का सबसे लंबा कहा जाने वाला रेस्क्यू ऑपरेशन अपने अंजाम तक नहीं पहुंच सका। कोटपूतली बहरौड़ जिले के किरतपुरा गांव में पसरा सन्नाटा टूटने का नाम नहीं ले रहा। 23 दिसंबर की दोपहर 2 बजे 3 साल की मासूम चेतना अपनी बड़ी बहन के साथ खेलने के लिए निकली थी। पास में ही उसके पिता बोरवेल से पाइप निकलवा रहे थे। चाय पीना कितना महंगा पड़ सकता है ये उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। जैसे ही वो चाय पीने के लिए अपने घर पहुंचे, पीछे से चेतना बोरवेल में गिर गई। 23 दिसंबर दोपहर 1:50 पर कोटपूतली के किरतपुरा क्षेत्र से बड़ियाली ढाणी में चेतना बोरवेल में गिरी। दोपहर 2 बजे परिजनों ने पुलिस प्रशासन को सूचना दी। शाम 5:15 बजे एसडीआरएफ टीम ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। शाम 6 बजे एनडीआरएफ की टीम पहुंची। रात 8:45 पर देसी जुगाड़ एक्सपर्ट जगराम एंड टीम पहुंची। तब शुरू हुआ ऑपरेशन। 6 दिन बाद भी किसी अंजाम तक नहीं पहुंचा। डेली नए प्लान बनाए जा रहे हैं, सबके सब नाकाम। 24 दिसंबर शाम तक 4 देसी जुगाड़ फेल हो जाने के बाद आधुनिक मशीनों से खुदाई शुरू की गई। रेस्क्यू में देरी और लापरवाही के आरोपों से घिरे अधिकारियों की बातों से परिवार और ग्रामीणों को भी नाराजगी है। प्रशासन की पूरी लापरवाही चल रही है, कुछ नहीं हो रहा है। खबर है कि मासूम 120 फीट की गहराई में अटकी हुई है। भूखी प्यासी चेतना की कंडीशन को लेकर अधिकारी चुप हैं। परेशानी इसलिए भी बढ़ गई कि मंगलवार सुबह के बाद से बच्ची में कोई हरकत नजर नहीं आई। चेतना के लिए अब चमत्कार की ही आस बची है, इसलिए सैकड़ों लोग रेस्क्यू ऑपरेशन और आसपास की रत जगह पर निगरानी कर रहे हैं। हद तो ये है कि अब जितने भी बोरवेल हादसे हुए अब तक, उनमें सबसे अधिक संसाधनों का इस्तेमाल कोटपूतली बोरवेल हादसे में किया गया, जिसमें 3 जेसीबी मशीन, 2 पाइलिंग मशीन्स, 2 क्रेन, 10 ट्रैक्टर सहित कई मशीनरीज यहां लगाई जा चुकी हैं। लेकिन एनडीआरएफ ऑपरेशन को अंजाम देने के बाद भी हाथ खाली हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन के फेल होने की 5 बड़ी वजह गिनवाई जा रही है, लेकिन उससे ज्यादा आरोप प्रशासन पर लगाए जा रहे हैं। प्रशासन ने फैसला लेने में की देरी। अब तक मिली नाकामी के लिए लोग स्थानीय प्रशासन को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासन ने निर्णय लेने में देरी की। बच्ची जब सोमवार को बोरवेल में गिरी थी, उसको देसी जुगाड़ जितने भी लगाए गए उससे 20 फुट हुक के जरिए बाहर भी निकाल लिया गया, लेकिन बच्ची वहीं फंसकर रह गई। जमीन के अंदर मौजूद पत्थर की परत, देसी जुगाड़ पर अत्यधिक निर्भरता, संसाधनों की कमी, घटनास्थल पर पहुंचने में भी दिक्कत, सर्दी, बारिश और मौसम खराब। रेस्क्यू ऑपरेशन के चौथे 5वें दिन बारिश और खराब मौसम की वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ा। बार बार रेस्क्यू ऑपरेशन को रोकना पड़ा। ऊपर नीचे मिट्टी का अलग अलग जगह से उसका सैंपल लेके देखा गया कि मिट्टी कहाँ का लूज है या टाइट है। तो सभी जगह मतलब एक जैसी मिट्टी है, थोड़ा पथरीली है और काफ़ी मतलब टाइट मिट्टी है। कितने फीट का ये टनल बनाया जाएगा और कितना समय लगेगा? अमूमन कितना समय लग जाता है? सर ये 8 से 9 फीट के आसपास टनल बनेगा और समय का तो कह नहीं सकते क्योंकि उसमें बहुत हार्ड पत्थर है। कि जैसे कि कल आपने देखा होगा हाइड्रोलिक मशीन को भी 15 फीट खोदने में पूरा दिन लग गया था और हमको 8-9 फीट मैनुअली हाथ से खोदना। बाकी आप टाइम का कोशिश ही हमारी रहेगी। नए वो और भी इक्विपमेंट मंगाए गए, उसकी पत्थरों को देखते हुए और ज़मीन की हार्डनेस को देखते हुए हमने और भी इक्विपमेंट काफ़ी मंगाए हैं अलग अलग प्रकार के। तो जिस इक्विपमेंट का जरूरत पड़ेगा उसी को यूज करके हम बहुत जल्दी ये कार्रवाई खत्म करेंगे। और इधर चेतना के परिजनों का हाल बेहाल हो चला। आशा की कोई किरण नजर नहीं आ रही। चेतना की मां की तबीयत भी बिगड़ चुकी है और वो जैसे तैसे बेटी की आस के लिए दिन काट रही है। हालांकि चेतना सही सलामत निकल आए ये किसी चमत्कार से कम न होगा। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए कोटपूतली से हीरालाल सैन की रिपोर्ट। भांकरोटा अग्निकांड कार्रवाई बने नजीर। दरअसल भांकरोटा हादसे के बाद अलग अलग विभागों के बीच लगातार मीटिंगों का दौर जारी है, लेकिन ग्राउंड पर फिलहाल कुछ भी बदला हुआ नजर नहीं आता। जिस कट पर भीषण दुर्घटना हुई थी वहां अब भी बड़े बड़े टैंकर और ट्रेलर यू टर्न लेते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी पर देखिए ये रिपोर्ट। सुन ले जिम्मेदार, गलती होती है सजा की हकदार। खाना पूर्ति पर लगे विराम, तभी तो हादसों पर लगेगा लगाम।
जयपुर अजमेर हाईवे पर खड़ा एलपीजी टैंकर उस भयानक मंजर की याद दिला रहा है जिसके बारे में सोचकर ही जयपुर के बाशिंदे सिहर उठते हैं। भांकरोटा में 20 दिसंबर को एलपीजी से भरे इस टैंकर को एक कंटेनर ने टक्कर मार दी थी, जिसके बाद आग का गोला फूट पड़ा था। कई लोग जिंदा जल गए थे। अब तक हादसे के शिकार 20 लोगों की मौत हो चुकी है और 8 अभी भी एसएमएस अस्पताल के बर्न वार्ड में भर्ती हैं। हैरानी की बात है कि 8 दिन बीत जाने के बाद भी सड़क के हालात नहीं बदले। हादसे के बाद सड़क से खून के निशान तो मिटा दिए गए, लेकिन जलने से कबाड़ हुए वाहन सड़क किनारे ही खड़े हैं। हालांकि अग्निकांड के बाद प्रशासन ने कई दावे किए थे, लेकिन तस्वीरें जरा भी नहीं सुधरी। मैं हादसे वाली जगह से 100 मीटर अजमेर की तरफ खड़ा हूं और यहां पर जो है आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है ट्रैफिक जयपुर की तरफ जाने वाला जो ट्रैफिक है, मैं कैमरामैन से कहूंगा कि वो पैन करें और आप देख सकते हैं कि किस तरह से ट्रैफिक रेंग कर चल रहा है और काफ़ी ज़्यादा वक्त जो है यहाँ लग रहा है, क्योंकि वहाँ आगे जिस जगह पर जो है हादसा हुआ था वहाँ पर जो है अभी भी यू टर्न लेना जारी है, वाहनों का यू टर्न लेना जारी है, क्योंकि उन्हें वहाँ जो है रिंग रोड पर चढ़ना है। पिछले तकरीबन 2 साल से जयपुर अजमेर रोड पर 10 एलिवेटेड फ्लाईओवर का काम चल रहा है। यहाँ NHAI की लेट लतीफी तो है ही, जयपुर अजमेर आने जाने वाले वाहन लगातार यहाँ जाम से जूझ रहे हैं, क्योंकि रिंग रोड पर जाने वाले वाहन यहाँ मुड़ रहे होते हैं। रही सही कसर NHAI की लेट लतीफी ने पूरी कर रखी है। सुबह का टाइम जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। आपको एडमिनिस्ट्रेशन को भी ये चाहिए था कि वहाँ आपको पुलिसमैन या और कोई वहाँ आप पोस्ट करते, तो वो भी नहीं हुआ। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इसमें एडमिनिस्ट्रेशन की और NHAI की और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की, तीनों की ही गलती है और तीनों को ही अटेंशन देना चाहिए। मैं समझता हूँ कि NHAI जो है वो वर्कलोड उनके पास बहुत ज़्यादा हो गया है और वो ओवरलोडेड हैं। तो NHAI को स्वयं भी एक अपने आप में आत्म निरीक्षण करना चाहिए, सोचना चाहिए कि जो इम्पोर्टेंट रोड्स हैं उस पर हम ज़्यादा एम्फेसिस दें। भांकरोटा अग्निकांड के जांच के लिए बनाई गई 6 सदस्यों की कमेटी ने शुक्रवार को घटनास्थल पर निरीक्षण किया। कमेटी ने घटनास्थल वाले पॉइंट से लेकर दक्षिणी रिंग रोड और बगरू टोल प्लाजा तक निरीक्षण किया। कमेटी सदस्यों ने यू टर्न पर रोड की चौड़ाई बढ़ाने, मौके पर हाई मास्क लाइट लगाने और 24 घंटे पुलिस कर्मियों की तैनाती समेत कई सुझाव दिए। हम ये भी देख रहे हैं कि क्या इस कट का कोई विकल्प हो सकता है। क्या हम ये भी देख रहे हैं कि जो अजमेर रोड से जो गाड़ियां आ रही है, क्या उनके लिए कोई साइनेज होने चाहिए या ब्रेकर्स होने चाहिए, या क्या क्लोवर लीफ ही इसका समाधान है और इसके क्या ऑल्टरनेट होने चाहिए, या ऐसा है कि रोड सेफ्टी के केवल रोड सेफ्टी या सिक्योरिटी के भरोसे ही रह जाए। सदस्यों के साथ जो बात की तो मतलब मोटा मोटी ये बात आ रही है कि उस समय सुबह का टाइम था, थोड़ा अंधेरा था, विजिबिलिटी कम थी और इस कारण से क्या है कि कई बार ऐसा भी होता है कि जो ट्रक ड्राइवर या ट्रेलर जो होते हैं तो ये लॉन्ग ड्राइव करके आते हैं तो नींद में भी होते हैं। तो जो बहुत सारे समीकरण ये बता रहे थे, अभी ज़्यादा मतलब कौन कौन से कारण रहे ये सारे हम बाकी डिटेल में जांच रिपोर्ट में। हालांकि टीम अभी तक किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है, लेकिन 5-6 दिनों के भीतर सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपने की बात कही है। इस बीच लगातार हो रहे सड़क हादसों पर लगाम लगाने के लिए भजनलाल शर्मा सरकार अब एक्शन मोड में आ गई है। गुरुवार को मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित हुई बैठक में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने परिवहन विभाग के अधिकारियों, मंत्रियों सहित तमाम लोगों को निर्देशित किया है कि सड़क सुरक्षा को लेकर के गंभीरता से काम किया जाए और इसे गति दी जाए।
ये नहीं कि केवल कागजों में काम किया जाए, बल्कि जमीनी स्तर पर सड़क सुरक्षा सप्ताह को मनाने के साथ साथ ही पूरे साल भर सड़क सुरक्षा को लेकर के कामकाज किया जाए। मुख्यमंत्री का साफ तौर पर निर्देश था कि सड़क पर होने वाली दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए जागरूकता की अभी और जरूरत है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सड़क दुर्घटनाओं पर नियंत्रण और प्रभावितों की बेहतर देखरेख हेतु राज्य में 6AE आधारित रणनीति के तहत कार्रवाई प्रारंभ की जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि पहले एजुकेशन सड़क सुरक्षा के नियमों के बारे में लोगों को शिक्षित किया जाए। कि 3 प्रकार की गाड़ियों को विशेष रूप से टारगेट किया जाना है। ओवरलोड गाड़ियां, बिना फिटनेस की गाड़ियां और बिना परमिट की गाड़ियां। ये गाड़ियां वो होती है जो रेस ड्राइविंग करती है और एक्सीडेंट का कोज बनती है। तो हम इनको लगातार टारगेट कर रहे हैं, लेकिन हम अब एजुकेशन पार्ट पे भी ज़्यादा काम कर रहे हैं। स्कूल, कॉलेज या अन्य जहाँ पे बच्चे हैं उन सब से कॉन्टेक्ट करेंगे जनवरी के महीने में और एक बड़ा ड्राइव चलाएंगे रोड सेफ्टी का, ताकि लोगों को अवेयर किया जा सके। नियम तोड़ने वालों पर सख्ती से हो कार्रवाई। सुरक्षा व्यवस्था का समय समय पर करें मूल्यांकन। सड़कों पर नहीं हो अवैध रूप से पार्किंग। सड़क सुरक्षा में लगे व्यक्तियों, संस्थाओं का हो सम्मान। जिला स्तरीय समिति की हो सघन मॉनिटरिंग। दरअसल भूभाग के हिसाब से देश के सबसे बड़े राज्य राजस्थान में हर साल रोड एक्सीडेंट की संख्या और इसका शिकार लोगों की तादाद बढ़ रही है। इसके पीछे रोड इंजीनियरिंग और उसकी खामी से उभरे ब्लैक स्पॉट को बड़ा कारण माना जा रहा है। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि बीते एक दशक यानी साल 2014 से 2024 के दरमियान अकेले राजस्थान में 1,11,000 से ज्यादा लोग अकाल मौत का शिकार हो चुके हैं। राजस्थान में प्रतिदिन रोड एक्सीडेंट में मरने वालों की औसत संख्या 33 के करीब है। इसलिए सूबे की सरकार सड़क हादसों पर लगाम लगाने के लिए प्रतिबद्धता जता रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। और खबर में दम है फिलहाल अभी के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज 18 राजस्थान के साथ। नमस्कार।